नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश के साथ ग्लोबल टेंशन और निवेश का ऑप्शन। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ गया है, जो टेंशन बढ़ गया है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों को थोड़ा सहमा के रख दिया है और यही कारण है कि हमारे बाजार भी टेंशन में आ गए हैं और एक बड़ी गिरावट 2-3 दिन से लगातार बाजार में देखने को मिल रही है, जहां पर इस ग्लोबल टेंशन से आगे क्या होगा, किस तरह की स्थितियां बनेंगी और बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो गई हैं और बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा है। ग्लोबली सारे मार्केट वीक हैं, तो इंडियन मार्केट भी वीक है, लेकिन बाजार की ये गिरावट क्या निवेश का एक बड़ा मौका देती है? बाजार की ये घबराहट क्या आपको बाजार में एंट्री का एक मौका देती है? जब बाजार लगातार नए हाईज बना रहा था, सारे जो शेयर प्राइजेस हैं वो अपने टॉप पर थे, तो क्या कुछ अच्छे शेयर्स इस समय इस गिरावट में आपको अच्छे दाम पर मिल सकते हैं? और देखिए, बाजार तो सेंटिमेंट का खेल होता है और वो ऐसे ही चलता है। कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे सेंटिमेंट ऊपर नीचे तो बाजार नीचे, और वही मौका होता है जब आपको बाजार में एंट्री करने के लिए एक रास्ता दिखाई देता है। तो आज इस पर होगी बातचीत और वो क्या कुछ चुनिंदा शेयर्स हो सकते हैं जो इस वक्त इस मौके पर आप एंट्री के लिए देख सकते हैं बाजार में, उन पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो क्विकली कुछ कमेंट है इस मार्केट सिचुएशन के बारे में। शर्मिला, किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमास और इजराइल के बीच में था, ईरान दूर पे था, डिस्टेंस पे था, लेकिन अब वो डायरेक्ट एंगेजमेंट में आ गया है और उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट आया। दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट दिखी, इंडियन मार्केट्स में भी दिखी। अब और भी कई तरह के ग्लोबल टेंशन है, लेकिन एक तरीके से उसमें नया चैप्टर जुड़ गया है। ये कितना लंबा चल सकता है? बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी हम देख रहे थे कि जिस तरह से 2-3 सालों में टेंशन्स काफी रहे हैं ग्लोबली, और ये बहुत कुछ अच्छी डेवलपमेंट नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इनका इस एक ऑलरेडी जो खराब सिचुएशन थी उसके साथ इस तरह के एक देश का जुड़ जाना, इसके और इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और वो शायद धीरे धीरे सामने आएंगे। और जहां तक समय की बात है, मुझे लगता है कि वो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना समय चलेगा, क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार यूक्रेन और रशिया का चला था, तो मुझे लगा था कि ये शायद एक छोटा स्कर्मिश रहेगा और 2-3 हफ्तों या महीनों में खत्म होगा, एंड आई थिंक इट इज मोर देन अ ईयर। और वो कहीं भी रुकने की वी डोंट सी एनी साइंस कि वो कब खत्म होगा। तो इट्स नॉट अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन, बट आई थिंक कि मार्केट्स इस दौरान काफी रेजिलिएंट रहे हैं। So that's the only positive. But as a situation और ओवरऑल ग्लोबल लैंडस्केप को देखकर ये बहुत कुछ अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जी, तो अविनाश, कब तक बाजार इसको डिस्काउंट कर लेगा? मतलब जैसे हमने और भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जो लगातार दुनिया में चल रहे हैं, एक वक्त उनका हाइप होता है, फिर धीरे धीरे वो हम यूज टू हो जाते हैं, बाजार भी उनका यूज टू होता है। इस चीज को यूज टू होने में कितना वक्त लग सकता है आपके मुताबिक? या ये घबराहट जो हमें नंबर्स में दिखती है थोड़े थोड़े 1-2 हफ्ते दिखेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे शर्मिला ने कहा, ये कहना मुश्किल है कि कितना समय तक बाजार रिएक्ट करेगा, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए, इस बाजार में जब भी ऐसे मौके आते हैं तभी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। काफी ऐसे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे मुझे नहीं लगता कि इस ईरान इराक के वॉर से कोई डोमेस्टिक सेक्टर की कंपनियों को कोई फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से गिना चुने मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ही इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कितना लंबा ये वॉर चलेगा ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात, अभी नतीजों का सीजन आने वाला है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी क्लियरली रिजल्ट फोकस्ड रहेगी। जहां पे भी नतीजे अच्छे आते हैं, कमेंट्री कंपनी मैनेजमेंट की अच्छी आती है, वहां पे फोकस रहेगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड ब्रॉडर मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। हालांकि ऑलरेडी 2 दिन सेलिंग आ चुकी है, थोड़ा सा और बाजार करेक्ट हो सकता है, बट मेरे ख्याल से ये कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, ये थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से ये भी आने वाले दिनों में करेक्ट होना चाहिए। जी शर्मिला, क्योंकि आज की तारीख में ना लगातार बहुत सारे नए लोग मार्केट से जुड़ते रहते हैं, तो सवाल मेरा बड़ा बेसिक सा है, लेकिन जो नए एंट्रेंट्स होते हैं उनके लिए नया होगा कि जब भी बाजार में इस तरह की सिचुएशन बनती है जहां एक पैनिक सेलिंग कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, बाजार को बस एक बहाना चाहिए होता है अपने आप को करेक्ट करने का। और वॉर लाइक सिचुएशन नो डाउट थोड़े से डाउट्स लेकर आती है और सच में वर्ल्ड इकोनॉमी को एक लेवल पे इम्पैक्ट करती है,
क्या ये मौका बनता है बाजार में एंट्री लेने का? जैसे अविनाश ने इशारा किया उस तरफ, आमतौर पे होता है कि बाजार गिर रहा है तो दूर भागो, बाजार चढ़ रहा है तो उसमें एंट्री करो, लेकिन ऐसी गिरावट आपके लिए मौके भी लाती है? आई थिंक कि इसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण वो होगा कि जब कोविड का समय था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो यानी वॉर्स हमने पहले देखे हैं और हमने देखा है कि उसके बाद क्या होता है, उसके दौरान क्या होता है, और उससे हम कुछ तो मार्केट अपनी अनसर्टेनिटीज दिखा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी और एक ग्लोबल सिचुएशन थी जिसका हमें अंदाज ही नहीं था कि क्या होगा, और वहां से मार्केट किस तरह से चले हैं, जो पहले गिरे और उसके बाद जिस तरह से चले हैं, वो सभी ने देखा ही है। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आई थिंक ग्लोबली मार्केट्स काफी इस दौरान दे हैव रिकवर्ड, दे हैव प्रॉस्पर्ड एंड एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि हर मुश्किल घड़ी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेजेंट करती है। और जैसे अविनाश ने कहा कि आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, जहाँ पर ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और भले स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे जाए इन द इंटरिम, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, दीज विल बी द बिजनेसेस दैट विल ग्रो। जी चलिए, तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से हम स्टॉक पिक शुरू करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हमारे दोनों ही मेहमान बताएंगे जो इस गिरावट के मौके पर आप ले सकते हैं और आगे चल के ये आपको फायदा देंगे जब बाजार दोबारा इस घटनाक्रम से बाहर निकलकर खुद को एस्टेब्लिश करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, तो अविनाश आपका पहला पिक क्या होगा? विपिन, पहला पिक मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में अनंतराज रहेगा। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट बिजनेस तो इनका पुराना है, करीबन 25-30 साल से ये एनसीआर मार्केट में काम करते हैं। ये गुड़गांव मार्केट में काफी बड़े हैं, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने डेटा सेंटर का बिजनेस भी शुरू किया है। इनकी करीबन जो लाइसेंस कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट है, अभी करीबन 6 मेगावाट की कैपेसिटी है, और इनका मानना है कि दिसंबर का 24 तक ये 28 मेगावाट तक जाएंगे। हमारा मानना है कि देखिए, इस साल तो कंपनी करीबन 230-240 करोड़ का मुनाफा कमाएगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था। लेकिन अगले साल एक बार ये 28 मेगावाट ऑपरेशनल होती है तो इससे करीबन 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, दैट इज FY25 के लिए करीबन 325-350 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो पहला पिक मेरी तरफ से अनंतराज होगा, टारगेट प्राइस 425 ओवर द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। चलिए, तो अनंतराज इंडस्ट्रीज ये 425 के टारगेट के साथ अविनाश का पहला पिक से ओवर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ, यानी कि अगले 4 से 6 महीने के लिए ये आप बाय करके चल सकते हैं। शर्मिला जी, आपकी